Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आज पार्ट सेकंड है, जिसमें डिस्कस करेंगे केस 1975 का एक था इंदिरा नेहरू गांधी और राज नारायण के बीच का ये केस था। इंदिरा गांधी जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। तो बैकग्राउंड जानते हैं केस का क्या था। 1971 में लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसमें से रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज नारायण और इंदिरा गांधी इलेक्शन में खड़े होते हैं। इसमें इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, लेकिन राज नारायण ये इलेक्शन हार जाते हैं। तो वो केस कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इन्होंने ये इलेक्शन जीता, मतलब इंदिरा गांधी ने जो ये इलेक्शन जीता वो मैल प्रैक्टिस के जरिए जीता है, मतलब फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो जीत गई इलेक्शन। तो 1975 के 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है कि इंदिरा गांधी वाकई गिल्टी है और उन्हें बैन किया जाता है 6 साल तक के लिए। एक तो ये भी चीज कि वो अब आगे भी पीएम पद के लिए नहीं रहेंगी इस इलेक्शन से, और आगे 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। ये चीज इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है। 12 जून को ये फैसला आता है। 12 जून को 24 जून को वो अप्रोच करती हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो जून का टाइम था, तो वेकेशन चल रहा था कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को स्टे लगाता है 24 जून को। अब ये हो जाता है कि इनको खतरा हो जाता है कि इनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटना पड़ सकता है। तो 25 जून को, मतलब नेक्स्ट डे, ये इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवाती हैं प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है बाय द आर्टिकल 352। तो नेशनल इमरजेंसी किससे डिक्लेयर होता है, बाय किस आर्टिकल, बाय आर्टिकल 352, और प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी डिक्लेयर करता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फर्स्ट टाइम जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो किसने किया था, तो फखरुद्दीन अली अहमद ने डिक्लेयर किया था। ये तो हुआ कि अभी कंडीशनल स्टे लगा था, फिर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो 11 अगस्त को पार्टी को अपीयर होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि दोनों पार्टी को कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, हाजिर होना होगा 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त से पहले 10 अगस्त को 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 329A में इंसर्ट करवाती हैं इंदिरा गांधी ये चीज कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी भी तरह की दखल ही नहीं कर सकता। ये कैसे आता है, बाय द 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि आर्टिकल 329A में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है कि ये जो है स्टक डाउन कर देता है क्लॉज 4 आर्टिकल 329A को, ये जो 1939 अमेंडमेंट से आया था। साथ ही साथ ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी छेड़छानी करें। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। बैकग्राउंड इसका क्या था कि 1977 में मेनका गांधी को एक ऑर्डर आता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। और रीजन क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो इशू इस केस में आता है कि राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, कि किसी को भी विदेश जाने का जो राइट है वो उसकी पर्सनल लिबर्टी है कि नहीं, इस चीज को चैलेंज किया जाता है इस केस में। तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या देती है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड करती है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि रूल दैट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इनेबलिंग लॉ नॉट इनफ है कि वो रिस्ट्रेन करे किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को। साथ ही साथ वो जो लॉ है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, AK गोपालन के केस को रिव्यू किया जाता है, यही बात कही जाती है कि कोई भी लॉ किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है, और जो भी है जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। बात वही है कि राइट टू लिबर्टी का वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया मेनका गांधी केस में। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की, दैट इज मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1980 का ये केस है। इसमें क्या होता है, मिनर्वा मिल्स जो कि एक टेक्सटाइल मिल थी, जिसमें उस टाइम पे क्या हो रहा था कि
कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो नेशनलाइज कर रही थी बहुत सारे मील्स को, तो इसको भी ये अच्छे से चल नहीं रहा था, ये रीजन देते हुए इसको नेशनलाइज कर रही थी, मतलब कि अपने कंट्रोल में ले रही थी। तो इसके जो ओनर है वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, चैलेंज करते हैं कि कैसे नेशनलाइजेशन हो सकता है, ये जो मिनर्वा मेल है वो एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट कैसे उसको टेक ओवर कर सकती है, इस चीज को वो चैलेंज करते हैं। साथ ही साथ वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के प्रोविजंस को चैलेंज करते हैं, जो कि केशव नंदा भारती के वर्डिक्ट को चैलेंज किया जाता है। तो इस पे जजमेंट क्या आता है, दिस केस अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेंथ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये जो केस है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को स्ट्रेंथ करता है, और ये जो जजमेंट है वो स्टक डाउन करती है दो चेंजेस जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 का था। ये कहते हैं कि वॉयलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये जो दो चेंजेस आते हैं ये क्या है, दो सेक्शंस जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के इसके ऊपर है, जो कि एक है सेक्शन 4 और एक है सेक्शन 55 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा जाता है 55 अमेंडमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अमेंडमेंट जो होता है ना, 55 सेक्शंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 55 सेक्शन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट की कोई भी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को, यही बात कही गई। और 4 जो सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस करता है 39B और C कि कोई भी लॉ 39B और C को लेके कोई भी लॉ आता है तो वो फंडामेंटल राइट से ज्यादा सुप्रीम माना जाएगा, यही चीज इसमें कही गई। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया कि ये जो है वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात कही कि जजमेंट मेड इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है वो रिजर्वेशन के ऊपर है, तो कभी भी रिजर्वेशन की बात है तो इंदिरा सहनी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। 1992 का केस है जिसमें बैकग्राउंड ये है कि मंडल कमीशन, तो रिजर्वेशन की जो बात की गई तो सबसे पहले मंडल कमीशन था, उसी के ऊपर ये जो वर्डिक्ट आया। तो क्या होता है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिजर्वेशन, की मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन की वजह से 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लाया गया। तो ये जो 27% रिजर्वेशन आया तो इसकी वजह से पूरे देश भर में बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए, लोग खिलाफ हुए, राइट्स हुई। तो इस चीज को चैलेंज किया गया कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो रहा है। तो उसके बाद से जजमेंट क्या आता है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्स करती है स्कोप और एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, जो कि कहा जाता है कि रिजर्वेशन फॉर द जॉब इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास, कि हाँ कर सकते हैं रिजर्वेशन फेवर में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जॉब्स में। साथ ही साथ ये इस चीज के ऊपर अपहिल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए सही है, मान लेता है कि जजमेंट आता है कि हाँ 27% रिजर्वेशन सही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, लाइक क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। लाइक अभी हमने देखा है कि रिसेंट जो के जजमेंट आया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह की SC ST में क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन हुआ है। इसमें इंदिरा सहनी के केस में क्या हुआ था, ओबीसी के क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन हुआ था, और जो कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलेगा। जॉब में रिजर्वेशन है लेकिन प्रमोशन में नहीं मिलेगा, और जो टोटल रिजर्व कोटा है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यही 3 बात इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कही गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट केस है SR बोमई। SR बोमई जो है वो एक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे जो कि 1988 से 1999 तक थे। तो उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था 21 अप्रैल 1989 को प्रेसिडेंट रूल लगा के। तो जब भी किसी की भी उस टाइम पे क्या होता था कि किसी को भी पद से हटाना होता था, जैसे कि ये चीफ मिनिस्टर थे, इनको हटाना था, इनके पावर को रद्द करना था, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो ये जो है प्रेसिडेंट रूल को चैलेंज करते हैं। तो होता क्या है, जजमेंट आता है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट, की
प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होगी कि वो किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट तौर पे उसके पावर को डिसमिस कर दे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट शुड यूज दिस पावर ओनली आफ्टर हिज प्रोक्लामेशन ऑफ इम्पोजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट जो है वो इस पावर को यूज कर सकता है जबकि वो जो चीज है वो दोनों हाउस से अप्रूव हो जाए, मतलब कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल के बाद ही वो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, ये चीज कहा गया। और तीसरी बात इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, की प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं प्रोक्लामेशन के टाइम पे, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर दोनों हाउस इस चीज को अप्रूव नहीं करता है तो ये जो इमरजेंसी लगी हुई है वो 2 महीने के अंदर इसको ये अपने आप हट जाएगी, लैप्स हो जाएगी। यही बात इस केस में कही गई, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में।